हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1 में भी क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग दो शासकों को पढ़े थे। पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम और दूसरा शासक महमूद गजनी या गजनवी। तो मोहम्मद बिन कासिम से हम लोग इस प्रकार से प्रश्न पढ़े थे कि मोहम्मद बिन कासिम जब 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है तो इस आक्रमण के दौरान वहाँ का जो शासक था दाहिर को पराजित करके और पूरे सिंध पर अधिकार करता है। तो एक प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाता है कि सिंध विजय की जानकारी किस पुस्तक में मिलता है। तो एक पुस्तक का नाम है चचनामा और इस पुस्तक का लेखक का नाम है अली अहमद। तो ये प्रश्न हमेशा याद रखें और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1 में क्लियर किए हैं। तो जो विद्यार्थी इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं, एक बार पार्ट 1 देख लें ताकि आज का जो क्लास है आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आ सके। और इसके साथ साथ मोहम्मद बिन कासिम के बाद एक शासक हम लोग पढ़े थे महमूद गजनी, और गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत से धन दौलत लूट करके ले जाना, ठीक है। और ये भी पढ़े थे कि द्वारा गजनी भी भारत पे आक्रमण करता है 1027 ईस्वी में, और इसका 1027 ईस्वी में आक्रमण करने का प्रमुख वजह था क्या कि इसका जो है कुछ धन जो है जाट लोग लूट लिए थे। तो ये भी प्रश्न पूछेगा कि मोहम्मद गजनी का जो है भारत पे अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो जाटों के विरुद्ध था। तो यहाँ से पिछले वीडियो में हम लोग क्लियर किए थे। आज हम लोग इसमें जो है प्रमुख रूप से मोहम्मद गौरी से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर ही देखेंगे कि भारत से दूर एक अफगानिस्तान के क्षेत्र में यहाँ एक प्रांत हुआ करता था जिसका क्या नाम था, गजनी। और इस गजनी प्रांत का एक शासक था जिसको हम लोग जानते हैं गजनवी, उसका नाम था गजनवी। और इस गजनवी को गजनी भी कहा जाता है। तो अगर यदि पूछ दिया जाए कि गजनी का मृत्यु कब हुआ था, तो इसका मृत्यु हुआ था 1030 ईस्वी में, ठीक है। और गजनी के मृत्यु के पश्चात जो है जितने भी शासक हुए वे सारे के सारे क्या थे, अयोग्य थे, मतलब शासन करने लायक नहीं थे और सत्ता वे संभालने लायक नहीं थे। तो गजनी के मृत्यु के पश्चात जो क्या हुआ, गजनी साम्राज्य पूरा टूटने लगा और टूटने के पश्चात जो है यहाँ पे एक वंश देखने को मिलता है। जैसे में गजनी प्रांत में ही एक जगह था जिसका नाम था गौर, ठीक है। और इस गौर प्रांत में छोटे छोटे जो है राजा उभर करके आने लगे और उन्हीं राजाओं के द्वारा एक वंश का स्थापना किया गया जिसका नाम था क्या, ससवनी वंश। यदि पूछ दिया जाए कि ससवनी वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो कुतुबुद्दीन हसन के द्वारा किया गया। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। हालांकि उतना प्रश्न इससे पूछे नहीं आते हैं, लेकिन मोहम्मद गौरी से जो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे आज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में हम लोग मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। तो गौरी से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पे गौर प्रांत था और गौर प्रांत में धीरे धीरे करके जो नए नए शासक उभर करके आने लगे, उन्हीं शासकों में से एक शासक था जिसका नाम था क्या, मोहम्मद गौरी, जिसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी। यदि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है, तो याद रखना है सभी शासकों का। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका नाम था। और देखा जाए कि यदि दो शासकों में हमेशा तुलना किया जाता है, जैसे में गजनवी और गौरी के बीच में पूछा जाएगा कि गजनवी का प्रमुख उद्देश्य क्या था भारत में आक्रमण का, तो गजनवी जो भारत में आक्रमण जो 17 बार जो आक्रमण किया, उसका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत से धन दौलत को लूट करके ले करके जाना। लेकिन मोहम्मद गौरी का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि भारत में इस्लाम सत्ता को स्थापित करना और साम्राज्य विस्तार करना। तो दोनों में यही फर्क देखने को मिलता है। अब चलिए गौरी से एक एक करके कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उसको जानते हैं। यहाँ से पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ, तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ, तो भारत का एक जो क्षेत्र है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में ही एक जगह पड़ता है मुल्तान। तो मोहम्मद गौरी जो है पहली बार आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में, किस क्षेत्र पे, मुल्तान पे। और यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कहाँ किया, तो जगह दे दिया जाएगा इंडिविजुअली ढंग से। तो यहाँ मुल्तान वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा कि गौरी ने प्रथम बार आक्रमण कहाँ किया, तो ये कहाँ किया, मुल्तान पर किया। और यहाँ से एक भारतीय क्रिकेटर का नाम भी आप जानते होंगे, वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है मुल्तान का सुल्तान। और खिलाड़ियों का नाम भी कभी कभी एग्जाम पूछ दिए जाते हैं कि जैसे में मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं,
उड़न परी किसे कहते हैं। तो उसी प्रकार से मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, और मोहम्मद गौरी जो जब मुल्तान पर आक्रमण किया तो इस आक्रमण के बाद जो है मोहम्मद गौरी का जो है कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया, और अब वह भारत में और भी आक्रमण करना चाहता था, और साथ ही साथ दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में कर ही देता है, 1178 ईस्वी में। लेकिन 1178 में अगर करता है तब पूछा जाएगा कि भारत में मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने यहाँ गुजरात के क्षेत्र में आक्रमण किया, गुजरात के क्षेत्र में। और गुजरात के क्षेत्र में उस समय जो शासन चल रहा है वह चालुक्य वंश का शासन चल रहा है। चालुक्य वंश, क्योंकि उस समय जो हमारा देश था राजतंत्र था, और राजतंत्र कई जगहों पर अलग अलग राजाओं के द्वारा शासन किए जा रहे थे। तो इस समय गुजरात में शासन चल रहा था चालुक्य वंश का। और चालुक्य वंश में उस समय एक राजा था जिसका नाम था भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय को ही मूलराज द्वितीय भी कहते हैं। मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय दोनों है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा। और यही जो है युद्ध में थट्टा में भीम द्वितीय का जो है क्या होता है, फिंगर, हाथ उंगली कट जाता है। थोड़ा सा याद रखिएगा, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ भीम द्वितीय को ही कहते हैं क्या, मूलराज द्वितीय। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि परस्पर पूछा जाता है जो चालुक्य वंश का जो शासक था भीम द्वितीय, उसका सत्ता संभालने में सबसे महत्वपूर्ण रूप से कौन सहयोग कर रही थी। तो यहाँ से एक कोई स्त्री का नाम आएगा, इसका नाम था नायक देवी। फिर से एक बार प्रश्न, यह नायक देवी क्या थी, विधवा महिला थी जो कि भीम द्वितीय को सत्ता संभालने में और युद्ध में इसका हमेशा सहयोग किया करती थी। मतलब इसके सहयोग से भीम द्वितीय जो है एक शक्तिशाली महसूस अपने आप को करता था। तो नायक देवी के सहयोग से भीम द्वितीय ने जो है अपना सत्ता संभाला। तो नायक देवी कौन था, यहाँ से भीम द्वितीय का सहयोगी था हर तरह से। तो याद रखिएगा नायक देवी भीम द्वितीय से संबंधित है। तो जब मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय पर आक्रमण किया, मूलराज प्रथम थे, तो यहाँ से प्रश्न ये है इम्पोर्टेंट कि जब भारत पे आक्रमण किया तो यह गौरी क्या हुआ, हार गया। तो यहाँ से गुजरात पर जब आक्रमण किया तो यह किससे पहली बार पराजित हुआ, गौरी पहली बार पराजित हो गया किससे, तो मूलराज द्वितीय से। गौरी यहाँ माइनस हो गया, और भारत में जो है गौरी का भारत में प्रथम पराजय हुआ किससे, तो मूलराज प्रथम से। यहाँ लिख देते हैं भीम द्वितीय से। तो भीम द्वितीय क्या हुआ, जीत गया। तो गौरी का प्रथम भारत में पराजय होता है गुजरात में, और गौरी को पराजित करने वाला कौन होता है, भीम द्वितीय। अब देखिए भीम द्वितीय का कहानी क्या है। तो भीम द्वितीय ने जब गुजरात में इसको हरा दिया मोहम्मद गौरी को, तो अब देखिए क्या होता है, गौरी दोबारा पुनः भारत पे आक्रमण करता है। और दोबारा जब आक्रमण करता है तो उस युद्ध को कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, और द्वितीय युद्ध बोला जाएगा तो 1192। यहाँ से दोनों याद रखिएगा, 91 92, 1191 1192। लेकिन तराइन का प्रथम युद्ध में क्या प्रश्न बनता है ये देखिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन जो है राजस्थान का जो पहाड़ी का जो तराई क्षेत्र है उसको तराइन कहते हैं, ठीक है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, ये तो आपको पहले से भी याद होगा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी क्या हुआ था, हार गया था। अब हम लोग पृथ्वीराज चौहान पढ़ रहे हैं, तो वही पृथ्वीराज चौहान का बात कर रहे हैं जिसको हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान बोल सकते हैं। तो पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय रहे, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हुए, जीत गए, और मोहम्मद गौरी क्या हुआ, हार गया। अब देखिए यहाँ से कहानी ये है कि पृथ्वीराज चौहान सोचे कि हमारा सैनिक लोग ही मतलब मोहम्मद गौरी को जब हरा दिए तो गौरी द्वारा थोड़ो ने आक्रमण करने आएगा भारत पे। और पृथ्वीराज चौहान जो है अगला जो है युद्ध का कभी तैयारी नहीं किए, और ये जो है कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन गौरी पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद जो है अगले युद्ध के लिए तैयारी करता रहा। अब देखिए द्वितीय युद्ध में क्या होता है, गौरी तो हारने के बाद जा करके फिर से दोबारा तैयारी करता ही रहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान छोड़ चुके थे, क्योंकि वे उनको लगता था कि जब हमारा सेनापति ही हरा दिया गौरी को तो दोबारा आक्रमण वो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा था नहीं। अब देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, 1192 ईस्वी में पुनः जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होता है, हार जाते हैं इसमें पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गौरी क्या होते हैं,
जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो यहाँ से यही बात जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है पीछे जो खींचता है कि मतलब इस युद्ध का तैयारी भी नहीं किए थे और इस युद्ध में क्या हुए, हार गए। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि जिसका हम तैयारी नहीं करते हैं वही होता है। तो द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी क्या हुआ, जीत गया। अब बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय युद्ध में पराजित करके मोहम्मद गौरी हत्या कर दिया। और कुछ विद्वानों ने ये भी बताया कि पृथ्वीराज चौहान जो है शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे, तो गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने ही हत्या कर दिए, आँख में तीर मारे। इस तरह से कुछ प्रश्न, इस तरह से कुछ जो है स्टेटमेंट देते हैं कुछ विद्वान। तो यहाँ से उन प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन यहाँ याद रखना है कि द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, हार जाते हैं मोहम्मद गौरी के हाथों। मोहम्मद गौरी क्या होता है, जीत जाता है। अब इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध के बाद प्रमुख प्रश्न ये बनता है कि इस युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, है ना, तथा गौरी को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो उसमें जब पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं, हारने के बाद जो है मोहम्मद गौरी के जो है कब्जा में जब हो जाते हैं, तो उसके बाद ही यह तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही भारत में जो मुस्लिम सत्ता का क्या होता है, स्थापना होता है। तो ये युद्ध जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही क्या हुआ था, भारत में मुस्लिम सत्ता का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। अब देखिए क्या हुआ, गौरी का मनोबल और भी बढ़ गया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को जो है हरा चुका था। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से जो है हार करके जब मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय या मूलराज प्रथम से जब हार करके गौरी गया था, तो यहाँ फिर दोबारा आक्रमण नहीं किया, फिर अबरी आक्रमण किया था कहाँ, यहाँ राजस्थान के क्षेत्र में चौहान वंशों के ऊपर। तब यहाँ चौहान वंशों के ऊपर जो आक्रमण किए थे वही आक्रमण को हम लोग पढ़े 1191 ईस्वी का तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान क्या हुए, हार गए थे। अब देखिए कहानी क्या है चौहान वंश का, जो यहाँ जो है ये जो है गुजरात का जो शासक और राजस्थान का जो चौहान वंश, देखिए यहाँ जो है चालुक्य वंश, चौहान वंश और जो दिल्ली का जो शासक हुआ करते थे, जो यहाँ का राजा, और इसके बीच जो है एक जो संबंध था ना वह बिगड़ा हुआ था। ये सब के आपस में जो है कभी बनता नहीं था, इसलिए एक दूसरे को यह सहयोग नहीं किया करते थे। हालांकि यह दिल्ली और अजमेर के शासकों के बीच जो है कुछ पारिवारिक संबंध था, लेकिन वे भी एक दूसरे को हमेशा देखना नहीं पसंद करते थे और युद्ध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये किसी को सहयोग नहीं किया करते थे। यदि अगर यहाँ कन्नौज का शासक और दिल्ली का शासक और गुजरात का शासक यहाँ अगर पृथ्वीराज चौहान को अगर सपोर्ट करते तो ये पृथ्वीराज चौहान है ना तराइन का द्वितीय युद्ध में हारते नहीं। तो यहाँ से प्रश्न ये बना कि वही गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान पर जो है आक्रमण करता है, तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या करता है, चौहान पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, हरा देता है। हराने के बाद क्या करता है, इसका और भी मनोबल बढ़ जाता है और धीरे धीरे करके क्या करता है ये, यहाँ देखिए कन्नौज पर भी आक्रमण करता है। अब सोचता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब अगर हरा दिए हैं तो इस तरफ जो है कन्नौज पर आक्रमण करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। यहाँ से यह सोच करके क्या हुआ, फिर यह मोहम्मद गौरी अब इस पर कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पर जब आक्रमण किया तो इसको कहते हैं चंदावर का युद्ध। क्या कहते हैं, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 में। 92 में तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और 92 के बाद जो है 94 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है क्या, चंदावर का युद्ध। यदि पूछा जाए कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो च से चंदावर, च से जय, च से चंद, च से चंद याद रखिएगा। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ, जीत गया और जयचंद क्या हुआ, हार गया। इसी को कहा जाता है कि आप यदि इसको सपोर्ट नहीं किए तो ये तो पृथ्वीराज चौहान हार ही चुके हैं, तो आपको भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। इसलिए घर फूटे और जवार लूटे, यही कहानी कहा गया है, ठीक है। तो चंदावर का युद्ध में कन्नौज पर क्या कर लिया, पूरा मोहम्मद गौरी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और पूरे कन्नौज पर मतलब मध्य भारत में भी मोहम्मद गौरी का क्या हो गया, अधिकार हो गया। ये कन्नौज
कन्नौज विजय के बाद। यदि प्रश्न पूछा जाए कि किस युद्ध के बाद मध्य भारत में जो है संपूर्ण मध्य भारत में मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया, तो इस कन्नौज युद्ध के बाद। और किस युद्ध के बाद मुस्लिम सत्ता का स्थापना हुआ भारत में, तो यहाँ से हो गया तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद। तो यहाँ से कुछ प्रश्नों को याद करते हुए चलेंगे। प्रश्न बहुत ही कम है, लेकिन अगर इस ढंग से याद करते हैं तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अब यहाँ से क्या हुआ, जयचंद जो है हार गया और मोहम्मद गौरी क्या हुआ, जीत गया। अब देखिए यहाँ नोट में क्या बोला गया, कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गौरी सिक्कों पर क्या किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से देखिए, कन्नौज जब जीत गया, कन्नौज को जब मोहम्मद गौरी जीत गया तो वह कुछ सिक्का चलाया, ठीक है, कुछ सिक्का चलाया और उन सिक्कों पर जो है लक्ष्मी देवी का चित्र बनाया। क्या बनाया, लक्ष्मी देवी का क्या बनाया, देवी लक्ष्मी। और देवी लक्ष्मी जो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, मोहम्मद गौरी एक मुसलमान है और यहाँ देखिए जो अपना वो जो सिक्का चलाया उसमें देवी लक्ष्मी का चित्र बनाया। और यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सा शासक था, मुस्लिम शासक, जिसने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र बनाया था या लक्ष्मी का चित्र बनाया था, लक्ष्मी का चित्र बना करके पूरा चलाया था। और साथ ही साथ कुछ जो है अरबी भाषा में कलमा लिखवाया था, ठीक है। कलमा कुछ होता है अरबी भाषा में, कुछ लिखा जाता है उसमें अरबी भाषा में, तो अरबी भाषा में कलमा भी लिखवाया था कौन, मोहम्मद गौरी। किस युद्ध के पश्चात, तो कन्नौज विजय के बाद, ठीक है। तो कन्नौज विजय के बाद हो गया, देखिए कलमा लिखवाया था और देवी लक्ष्मी का क्या बनाया था, सिक्का पर चित्र बनाया था। गौरी का गौर से गौरी आता रहता है, गौर से, यहाँ जो गौर प्रदेश है, ये गौर प्रदेश से जब भारत आ रहा था गौरी, तो आया था कब, 1205 में, ठीक है, 1205 याद रखिएगा। आज जब आने के क्रम में क्या हुआ था, आने के क्रम में बहुत सारे जनजातियों को यह पराजित करते हुए आया था। जैसे में कुछ खक्कर जनजाति हुआ करते थे, जैसे यहाँ देखिए कुछ खक्कर जनजाति हुआ करते थे। जैसे यहाँ से आ रहा था, जब भारत जब द्वार आ रहा था, तब आने के क्रम में जो कुछ जनजाति हुआ करता था, खक्कर जनजाति, खास करके खक्कर जनजातियों को क्या कर दिया था, यह पराजित करते हुए आया था। और पराजित करते हुए आया, लेकिन सोचा, तो जब पराजित करते हुए आया तो भारत आने के बाद जो है, साथ ही साथ देखिए यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गौरी के साथ दो जो है सेनापति आए थे, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक का नाम था बख्तियार खिलजी। यदि प्रश्न पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी के कितने सेनापति हुए, तो 2 सेनापति हुआ, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का यह जो बख्तियार खिलजी था वह सहायक सेनापति था, सहायक सेनापति, ठीक है, सहायक सेनापति। बहुत सारे जनजातियों को, जैसे में खक्कर जनजाति इत्यादि को पराजित करते हुए आया था। और यहाँ पे भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया और बख्तियार खिलजी को छोड़ गया। तो यहाँ से प्रश्न ये आता है कि मोहम्मद गौरी तो भारत को जीत लिया, लेकिन यह टिका नहीं, हमेशा जो है गौर जाया करता था, आते रहता था। लेकिन एक बार की बात है कि जब 1905 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जब भारत आ रहा था, तो आने के क्रम में बहुत सारे कुछ जनजाति हुआ करते थे, उन जनजातियों को पराजित करते हुए आता था। अब यहाँ क्या हुआ, 1905 ईस्वी में भारत आ गया, आने के दौरान यहाँ 2 जो है सहायक सेनापति छोड़ गया, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी को। तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से जब वापस पुनः गौर प्रदेश जा रहा था मोहम्मद गौरी, तो यही खक्कर जो जनजाति थे वह आस लगाए बैठे थे कि जब तुम लौटोगे तब तुमसे हम युद्ध करेंगे। और लौटने के क्रम में 1206 ईस्वी में इसका क्या हो गया, 1206 ईस्वी में हत्या कर दिया गया। 1206 में पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी का हत्या कब हुआ, तो 1206 ईस्वी में। कौन किया, तो वही खक्कर जनजाति किया जिसको वह पराजित करते हुए 1205 ईस्वी, जिसको पराजित करते हुए 1205 ईस्वी में वह भारत आया था। तो खक्कर जनजाति आस लगाए बैठे थे, जब 1206 ईस्वी में पुनः वापस जा रहा था तो खक्कर जनजातियों ने इसे क्या किया, गौरी को हत्या कर दिया। कितना ईस्वी में, 1206 ईस्वी में। अब 1206 ईस्वी में हत्या हो जाने के बाद जो क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो उसका दास था मोहम्मद गौरी का, यह कौन था, दास था, गुलाम भी बोल सकते हैं, गुलाम। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक सेनापति के रूप में भी कार्य करता था। और इसका सहायक सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी। तो 1206 से मोहम्मद गौरी का हत्या हो जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश, गुलाम वंश, इलवरी वंश, है ना, मुमलुक वंश, दास वंश को कई नामों से जानते हैं, दास वंश, इलवरी वंश, मुमलुक वंश, है ना, और गुलाम वंश का स्थापना करता है कितना ईस्वी में, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का क्या होता है,
स्थापना होता है। और आने वाले क्लास में हम लोग गुलाम वंश को पढ़ेंगे, सल्तनत काल को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, दास वंश का स्थापना करता है 1206 ईस्वी में। और लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। लाहौर में रह करके पूरा भारत पर क्या करता है, शासन करता है, लाहौर में रह के। यहाँ से एक और प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि वह कौन सा सेनापति था, कौन था जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति और मोहम्मद गौरी का सेनापति, ठीक है। और यही वह व्यक्ति है बख्तियार खिलजी जिसने पहली बार बिहार और बंगाल पर अधिकार करने का क्या किया, प्रयास किया। बिहार और बंगाल पर अधिकार करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था, मुस्लिम। वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने, वह कौन सा मुस्लिम सेनापति था जिसने बिहार और बंगाल पर अधिकार करने का पहली बार साहस किया। तो यह था बख्तियार खिलजी, बिहार और बंगाल पर। अब देखिए क्या हुआ, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या भी किया था, ध्वस्त किया था, लहरा दिया था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो है सेनापति कौन था, तो यह था बख्तियार खिलजी, ठीक है। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी किसने ध्वस्त किया, यही बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, अब विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय बिहार में है, लेकिन यह कहाँ है, भागलपुर में, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया, धर्मपाल के द्वारा। यहाँ से याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किए, धर्मपाल ने किए। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किए थे, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। तो यह प्रश्न भी याद रखिएगा। अब देखिए क्या हुआ कि बिहार पर तो बख्तियार खिलजी अधिकार कर ही लिया, लेकिन बंगाल पर भी इसका अधिकार हुआ, क्योंकि बंगाल का, यहाँ पे बंगाल का जो एक शासक था वह था, उसका नाम था लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन क्या हुआ, ये जब बख्तियार खिलजी जब इस पर अधिकार किया तो यह लक्ष्मण सेन जो है यहाँ से क्या हुआ, भाग गया। अब भाग जाने के क्रम में पूरे बंगाल पर भी किसका अधिकार हो गया, जो बख्तियार खिलजी का अधिकार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आज के क्लास को हम लोगों ने कुछ पढ़ा, कुछ प्रश्नों को रिवीजन कर लिया जाए फिर से एक बार, कि गौरी जब 1205 ईस्वी में भारत आया तो खक्कर जनजातियों को पराजित करते हुए आया था। आज जब 1206 ईस्वी में जब लौट रहा था गौर प्रदेश, तो यही खक्कर जनजाति आस लगाए बैठे थे और उसका, गौरी का क्या करते हैं, 1206 में हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है भारत में, और बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या करता है, ध्वस्त कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हम लोग अगले वीडियो में सल्तनत काल पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश में कितने शासक हुए। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।